अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। बदकिस्मती से दहशतगर्दी के वाक़यात बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा में और कुर्रम से जो मुतालिक मामलात हैं, जिरगा होने के बावजूद तमाम तर ऐसा लगता है फेडरल प्रोविंशियल हेड्स सर जोड़ने के बावजूद भी इस मामले का इस वक्त एज वी स्पीक कोई तोड़ नहीं लगा पाए हैं। और यकीनन इसमें कोहेजन की ज़रूरत है, कौमी सतह की यकजहती की ज़रूरत है, लेकिन अभी तो ये दूर दराज की नाज़रीन बातें मालूम होती हैं, क्योंकि इस पूरी चीज़ को अमली जामा पहनाने के लिए थोड़ी बहुत एक टॉकिंग टर्म्स पे आने के लिए हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकराती जो अमल है वो जारी है। लेकिन मुज़ाकराती अमल में कल भी हमने इसके ऊपर बहरहाल अपनी जो एक एप्रीहेंशंस थी, उनका तहफ़्फ़ुज़ात थी, उनका इजहार किया था कि इस तहरीरी जो मुतालबात हैं PTI की तरफ से वो अभी तक एज वी स्पीक मौजूद नहीं है। अब यही कहा जा रहा है कि अगर ये मज़ीद सामने नहीं आते हैं तो इससे जो पूरा प्रोसेस है उसमें खासा खलल पड़ेगा। व्हाट वी हैव एज ऑफ नाउ, जो ख़ास तौर पे जो शरपसंदी के ये जो वाक़यात हैं जो कि ज़्यादा लम्हे फ़िक्रिया बन गए हैं, इस पूरे फ़िज़ा में और ज़्यादा एक बिटर माहौल में इजाफा कर रहे हैं, उनके ऊपर हम बात ज़रूर करेंगे, उनको हम लोग पूरी एक फहरिस्त के तौर पर लेके चलेंगे। लेकिन मुज़ाकराती अमल जिससे ये तमाम तर चीज़ें और कौमी मामलात की कोहेजन जिससे एक मशरूत है, उसके ऊपर बात करना ज़्यादा अहम है, क्योंकि ये सारे ऐसा लगता है ताने बाने इस एक मामले पे फ़िलहाल के लिए आकर जुड़े हुए हैं। PTI की तरफ से मल्टीपल मौक़िफ़ आ रहे हैं नाज़रीन। कोई कहता है कि खान साहब की रिहाई ऑन द कार्ड्स है, बहुत जल्दी होने वाली है। कल हमारे प्रोग्राम में शाहिद खटक साहब जो MNA हैं PTI के, उन्होंने तो फ़ोन कॉल्स का भी बाकायदा दावा कर डाला। हम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोग्राम उनकी बात आपको दोबारा भी सुनाएंगे, कल जो यहीं पर हुई है। फिर नाज़रीन कुछ लोग PTI के कहते हैं कि उनको KP मुंतकिल करने की बात की जा रही है खान साहब को। ऑफ़र्स बहुत सारी हैं, ऑफ़र्स की तो एक गोया बारिश है जो कि खान साहब के ऊपर अब कर दी गई है हुकूमत की तरफ से। और वो खान साहब नहीं कोई ऑफ़र ले रहे हैं। कभी उनको कोई कहता है KP चले जाएँ, कोई उनको कहता है कि आप बनी गाला शिफ्ट हो जाएँ, लेकिन वो किसी भी ऑफ़र को लेने से इनकारी हैं। क्या वाक़तन ये तमाम तर ऑफ़र्स टेबल की गई हैं? और अगर दो बातें हो सकती हैं, मैं आपको शेर अफजल मरवत साहब की पहले हम लोग बात सुन लेते हैं, उनकी बात सुनते हैं, फिर उसके बाद PTI के दूसरे रहनुमा की बात सुन अब इसी सेम कॉन्टेक्स्ट में कि कहाँ मुंतकिल करने की गोया ऑफ़र की गई है खान साहब को। 22 नवंबर के दौरान भी पहले ये तजवीज़ आई थी कि उनको नतिया गली शिफ्ट किया जाएगा और नतिया गली के गवर्नर हाउस की सफाई सुथराई भी हो गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो तजवीज़ रद्द कर दी थी, जिसके नतीजे में फिर 20 दिसंबर तक रिहाई जो है उसकी नवीद दी गई थी। जी नाज़रीन, यहाँ पर इस हवाले से नथिया गली में गवर्नर हाउस का तस्करा है और हम सारे जानते हैं कि खान साहब जब PM थे तो अक्सर इस जगह का रुख किया करते थे, ख़ास तौर पर छुट्टियाँ मनाने के गर्ज से अक्सर यहाँ जाया करते थे। हो सकता है उनको ये जगह बड़ी पसंद है तो उनको ऐसी कोई ऑफ़र हुई हो। फिर फैसल चौधरी साहब इसमें एक अलग ऑफ़र का तस्करा करते हैं कि किस मकाम की ऑफ़र उनको की गई थी, सुनिएगा उनकी ज़बानी। और इमरान खान साहब NRO लेना होता तो तब लेते जब वो शुरू में जेल में गए थे। 18 महीने के बाद कौन NRO देता है? अब तो NRO देने के लिए फिर रहे हैं, इमरान खान नहीं ले रहा। उनको ऑफ़र हुई बनी गाला में जाने की। जी नाज़रीन, इस हवाले से फैसल चौधरी साहब जो हैं वो बनी गाला का तस्करा करते नजर आते हैं। दो बातें हो सकती हैं कि या तो इन दोनों मकामात की ऑफ़र की गई है या फिर ये कि दोनों में से एक भी मकामात की ऑफ़र नहीं की गई है। इस पे हुकूमत का क्या पर्सपेक्टिव है वो जानने की कोशिश करते हैं। और ये कि जो दबाव की बातें हम लोग इसके साथ साथ सुन रहे हैं, क्योंकि जो PMLN वाले कहते हैं कि हम तो सिर्फ एक कौमी मामले में खुश असलूबी चाहते हैं, मुल्क में खैर चाहते हैं, इसलिए हम लोग मुज़ाकरात आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन PMLN के अपने कई रहनुमा बिलखुसूस जैसे जावेद लतीफ़ साहब हैं, वो तो कई दफ़ा दबाव का तस्करा करते हुए नजर आते हैं। कल हमारे प्रोग्राम पे सेनेटर अफनानुल्लाह साहब ने भी बिल्कुल मिलती जुलती बात की और उन्होंने बाकायदा तायीद की मियाँ जावेद लतीफ़ साहब की इस बयान पर। क्या हुकूमत एक ऐसी, ये इम्प्रेशन इस हवाले से एक ऐसा है कि जो देना नहीं चाह रहे हैं ताकि अपनी कमज़ोरी महसूस होगी, इस बात में कोई वज़न है दबाव के हवाले से, जबकि उनके अपने रहनुमा कई ये वाली बातें अब करने पर मजबूर हो गए हैं? ये भी जानते हैं। फौरी तौर पे इन तमाम मामलात पे रुख करते हैं हुकूमती इस व्यू का कि हुकूमत की तरफ से क्या व्यू है इस पूरे मामले पे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी नाज़रीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट हैं, मुज़ाकराती कमेटी के रुकन भी हैं और तर्जुमान भी हैं। तमाम तर मामले पर बहुत ज़ाहिर है अपने सियासी एतबार से बहुत लर्नड ओपिनियन है और आई थिंक कई सारी बातें आप खुद उस पूरे जो एक होता है ना कि जो एक गुफ्त शनीद उस जगह पे हुई मुज़ाकराती अमल के दौरान सोफा जो ये 2 राउंड्स हुए हैं उनको चूँकि आप जानते हैं, तो आपको बहुत खुशामदीद सिद्दीकी साहब। मैं पहले ये दोनों बातें आपसे पूछना चाहती हूँ। शेर अफजल मरवत साहब का बयान नाजरीन को सुनाया है, उम्मीद है आपने भी सुनाओ।
उन्होंने कहा है कि गवर्नर हाउस, नथिया गली गवर्नर हाउस की ऑफर थी। फैसल चौधरी साहब कहते हैं बनी गाला की ऑफर थी। कई सारे वो बयानात हैं जो हमने चलाए नहीं है, लेकिन और भी मकामात हैं जो कि पीटीआई के कई लीडरान दावा कर रहे हैं कि यहाँ की भी ऑफर हुई है। क्या हुकूमत ने वाकईतन हर तरह का मकाम उनको ऑफर करके खान साहब को देख लिए और खान साहब हर तरह का जो आप समझे ऑफर है उसको ठुकराते चले जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया मोना, आपने बड़ी तफसील से इस मामले का जिक्र किया है। मैं दो हवालों से बात कर सकता हूँ बड़े तयक्कुन के साथ, यकीन के साथ एंड विद फुल अथॉरिटी। एक हमारी कमेटी है और एक है हुकूमत जिसके वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब। न तो कमेटी ने अपनी 2 मीटिंग्स के अंदर इस तरह की कोई ऑफ़र की है, ना ही शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की तरफ से आज या इससे पहले या आइनी तरमीम के वक्त या इनके जो यहाँ पे एक तरह का मार्च हुआ था इस्लामाबाद में 24 नवंबर को, उस वक्त कोई ऑफ़र हमारी तरफ से नहीं की गई। जहाँ तक नथिया गली के रेस्ट हाउस का ताल्लुक़ है, गवर्नर हाउस का ताल्लुक़ है, वो ज़ाहिर है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तहवील में है। वो किसी वक्त भी उसकी सफाई सुथराई इस ख्याल के तहत करा सकते हैं कि जी खान साहब आने वाले हैं। बनी गाला भी उनका घर है, लेकिन मैं इन हजरात से सिर्फ ये मैं डिनाई नहीं कर रहा, हो सकता है उनके पास कोई मालूमात हो, लेकिन हमें ये बता दें कि ये पैगाम लाने वाला कौन था और पैगाम वाला कौन था। ये 2 चीज़ें अगर इनमें से कोई फवाद चौधरी साहब कह दे, मरवत साहब कह दें, कोई और कह दे, तो बात अबहाम से निकल आएगी। वरना मैं कहूँ, इरफान सिद्दीकी कहे जी कि मुझे फ़लाँ पेशकश हुई है, मुझे फ़लाँ ऑफ़र हुई है, ना मैं किसी का नाम लूँ, ना मैं किसी का हवाला दूँ, ना मैं किसी का रेफरेंस दूँ, तो वो उस बात में वज़न नहीं रहता। मुझे नहीं मालूम कि उनको इस तरह की कोई पेशकश किसी भी हुकूमती सतह से की गई है। अगर वो दावा करते हैं तो वो इसका इस्तदलाल ज़रूर लेके आएँ, सबूत ज़रूर लेके आएँ। बाकी दूसरी बात इसमें इससे जुड़ी हुई ये है मुन्ना कि अगर इतनी ओपन हैंडेडली पेशकशें उनको हो रही हैं और उनकी मर्ज़ी के मकामात पे उनको जाने के लिए या उनको छोड़ने के लिए या उनको रिहा करने के लिए बारिशें हो रही हैं, जैसे कि कहा जाता है उनके ऊपर नवाज़शात की, तो फिर इस मुज़ाकराती कमेटियों में आना और वहाँ ये मुतालबा पेश करना जी कि खान साहब को रिहा किया जाए या फ़लाँ को रिहा किया जाए, मेरा ख्याल नहीं है कि इसकी कोई ज़रूरत बाकी रहती है अगर वो ऑप्शन उनके पास हैं तो। ये बात आपकी सही है कि अगर ऑफ़र है तो, लेकिन आपने फरमाया ना सर कि वो बता दें कि किसने ऑफ़र की है। हम जब पूछते हैं तो वो जवाबन ये कहते हैं कि हुकूमत की तरफ से नहीं, लेकिन कई मरतबा कभी इम्प्लिसिटली कभी एक्सप्लिसिटली दोनों अंदाज से पीटीआई के लोग कहते हैं कि हमें तो एस्टेब्लिशमेंट से ऑफर्स हो रही हैं और एक मुज़ाकरात हैं जो इसके अलावा चल रहे हैं। ये तो सिर्फ आंखों का धोखा है, ये जो मुज़ाकराती कमेटी में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, असल मुज़ाकरात कोई और कर रहे हैं हमारे साथ। और ऑब्वियसली वो उन लोगों के जो वो बात करते हैं अकॉर्डिंग टू देम, वो एस्टेब्लिशमेंट के कोई लोगों के नाम तो नहीं लेते कि कौन शख्स है एस्टेब्लिशमेंट से जो कि उनको ऑफर कर रहा है, लेकिन ये दावे बहरहाल बहुत फुर्ती से उनकी तरफ से आ रहे हैं और मुतअद्दिद रहनुमाओं की तरफ से। ऐसा नहीं है कि कोई एक ये बात कर रहा है। देखिए, इसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है, वो खुद ही इसकी वजाहत कर सकते हैं, तफसील बता सकते हैं, कोई ऐसा सबूत, कोई ऐसी शहादत ला सकते हैं जिसके बाद हमारी ज़ुबानें भी गूंग हो जाएं, आप भी हैरान हो जाएं कि अच्छा फ़लाँ ने ये पेशकश की है। अगर नहीं है तो फिर मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई सब्सटेंस है। मैं हुकूमत के लेवल से कह सकता हूँ, मैं मुज़ाकराती कमेटी का भी तर्जुमान हूँ। मुज़ाकराती कमेटी में तो ऐसी कोई बात ज़ेर बहस ही नहीं आई, लेकिन हुकूमत की तरफ से भी मैं आपको ये बड़ी कहना चाहिए तयक्कुन के साथ कह रहा हूँ कि हुकूमत की तरफ से ऐसी कोई पेशकश हुई है ना, इस तरह के किसी पैरेलल मुज़ाकरात का, मतवाज़ी मुज़ाकरात का या पसे मंजर मुलाकात का कोई सिलसिला जारी है। मुज़ाकरात वही हैं जो खुले आम हो रहे हैं और मेरा ख्याल है कि पीटीआई उसको सीरियसली ले रही है। जी हाँ, मेरे इल्म में नहीं है, अगर है तो वो बताएं और फिर वो इसका फ़ैसला करें कि क्या वो मुज़ाकरात जो दिखाई नहीं दे रहे वो ज़्यादा नतीजा खेज़ हो सकते हैं, मौसर हो सकते हैं, उनके हक़ में ज़्यादा अच्छा नतीजा आ सकता है, तो फिर वो रास्ता चुन ले। फिर इस मुज़ाकराती अमल का हिस्सा बनने का एक्सरसाइज में जाने की ज़रूरत नहीं। और अगर वो ये सब
हाँ सिद्दीकी साहब, ये मैं अर्ज करी थी कि वो कई दफ़ा ये वाली बात, जैसे अभी अपोजिशन लीडर हैं पंजाब के जो पीटीआई के मलिक अहमद खान भच्चड़, उन्होंने ये बात की है कि जाहिर है अगर आप लोग मुज़ाकरात कर रहे हैं तो ये आपको एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से गो अहेड कहा गया है, या तो आप उसको एक मिनिमलिस्ट गो अहेड के तौर पर ले सकते हैं, या फिर आप उसको, अगर पीटीआई के कई लोग कह रहे हैं कि वो आप सिर्फ गो अहेड नहीं, उन्होंने ही बल्कि आपको मजबूर किया है कि आप इनके साथ मुज़ाकराती मेज़ पर आकर बैठें, क्योंकि कई मरतबा जैसे ख्वाजा आसिफ साहब हैं, कई लोग हैं PMLN के जो कि इस पूरे अमल के इस तरह से ख्वाहा नहीं नज़र आते हैं, और कई दफ़ा उन्होंने खुलकर इस हवाले से बयानात दिए हैं। तो वो कहते हैं जो आपको मजबूर करने वाले हैं वो है ही इस्टेब्लिशमेंट। इस क्लेम को आप कैसे एड्रेस करेंगे PTI के? अगेन ये एक ऐसा क्लेम है कि मैं इसके बारे में क्या कहूँ, लेकिन अगर ये क्लेम उनका दुरुस्त है और वो इस पर यकीन रखते हैं कि हमें इस्टेब्लिशमेंट ने हमारे हाथ पांव बांध के कॉन्स्टिट्यूशन रूम जो है पार्लियामेंट का उसके अंदर बिठा दिया है और कहा है कि जाओ यार, ये तुम 3 बंदे PMLN के, ये 2 बंदे पीपल्स पार्टी के, ये फलां MQM के कलीम खान साहब हैं, MQM के हैं जी, ये सारे मिल बैठ के अलीम खान, ये सारे जाके बात करो PTI से और मुतालबात सुनो और मुतालबात मानो उनके, तो फिर क्या तशवीश है? फिर तो उन्हें बहुत खुश होना चाहिए। वो तो शुरू से कहते रहे हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, ये लोग बेकार हैं, इनके हाथ में कुछ नहीं है, ये कुछ दे नहीं सकते। अब अगर वो बिलवास्ता हमें हमारे चेहरों को आगे लाके खुश करना चाहते हैं, नवाजना चाहते हैं PTI को, तो ये तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि बज़ाहिर वो बात करें सियासतदानों से, लेकिन दर पर्दा वो बरात ले लें फौज से, तो उनके लिए इससे अच्छी बात क्या है? करें, वो जारी रखें इसको। सर आपका इतना मुशाहिदा है सिद्दीकी साहब, इसलिए आप अपनी भी कोई रीडिंग और असेसमेंट हमें ज़रूर फरमाएं हमारे साथ कि आपको क्या लगता है, जो आपने बयानात बताए वो तो ज़ाहिर है हक़ाइक़ पर मबनी है कि वाक़तन PTI ने हमेशा इनकार किया है कि हम इस बेइख्तियार हुकूमत से तो कोई बात नहीं करना चाहते, जो अब वो आमादा हो गए हैं, और आपने फरमाया कि वो उनका रवैया भी मस्बत है और वो अच्छे से सीरियस लग रहे हैं मुज़ाकराती अमल में, तो आपको क्या लगता है वो क्यों आमादा हुए? फिर इफ़ ये बात गलत है कि एस्टेब्लिशमेंट ने किसी के हाथ पांव बांधकर PTI के साथ नहीं बिठाया है मुज़ाकराती मेज पर, अगर ये बात गलत है तो फिर वो क्यों आमादा हो गया अचानक? योर रीडिंग ओनली। ये तो खैर मुना, मेरा ख्याल है कि वो सारे बड़े मीडिया फ्रेंडली लोग हैं। आप किसी को भी कल बिठा लीजिएगा मेरी जगह पे और उनसे पूछिएगा कि आप क्यों हमारी तरफ से देखें ना, मियाँ नवाज शरीफ हों, शहबाज शरीफ हों, बाकी लीडर हों, हम में से कभी किसी ने नहीं कहा जी कि हम इनसे हाथ नहीं मिलाएंगे, या ये कोई ऐसे लोग हैं कि जिनसे बातचीत नहीं हो सकती, मुज़ाकरात नहीं हो सकते। हम में से कभी किसी ने नहीं कहा। दरवाजे खुले रखे, खिड़कियाँ खुली रखी, रोशनदान खुले रखे। उनकी तरफ से ये कहा जाता रहा है, मैं वो दोहराना नहीं चाहता ताकि मुज़ाकरात का माहौल ख़राब ना हो। लिहाजा ये सवाल उनसे ज़रूर बनता है कि उन्हें किस चीज़ ने कंपेल किया, मजबूर किया, या कौन सी रियायत या कौन सा रास्ता उन्होंने देखा कि वो इस तरफ आए। लेकिन हम ये सवाल नहीं उठा रहे, हम इन चीज़ों को बिल्कुल पस मंज़र में हमने धकेल दिया है। हमारे लिए ये खुशाइंद बात है कि हम और वो एक ही कमरे के अंदर बैठे हैं, एक ही जगह एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुन रहे हैं। ये अच्छी मुस्बत पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज है, इसको वेलकम कहना चाहिए, आपको भी कहना चाहिए, हमें भी कहना चाहिए। हमारे पस मंज़र की तरफ जाना उनके लिए अब मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है, उनके पस मंज़र को खंगालना हमारे लिए मुनासिब नहीं है। हम फ़िलहाल कम अज़ कम इसी कमरे के अंदर, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन रूम कहते हैं, महदूद रहते हुए अपना काम आगे बढ़ाना चाहते हैं। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बहुत से लोग मुख्तलिफ राय रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। बहुत से लोग इस मुज़ाकराती अमल के हामी नहीं हैं, हमारी पार्टी के अंदर नहीं है, सीनियर लोग हैं। और सेम इज़ द केस विद PTI के तरफ से बड़ा तवाना लोग हैं, बड़ा तवाना ग्रुप है जो इन मुज़ाकरात के हक़ में नहीं है, और वो कहते हैं जी कि हमारा तो सारा बयानिया ख़त्म हो जाएगा अगर इन लोगों से हम बैठेंगे तो। सो दोनों तरफ ऐसी राय मौजूद है। हमने मुना पहली जो हमारी मीटिंग थी उसमें एक बात तय की थी और बड़ी अच्छी बात तय हुई थी कि बाहर क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, मेरी पार्टी का या उनकी पार्टी का, कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, कौन सी अदालत सज़ाएं दे रही है, कौन सी अदालत बरी कर रही है, क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हम अपने कान और आंखें उनकी तरफ से बंद रखेंगे और सिर्फ इस कमरे में बैठ के एक दूसरे से बात करेंगे।
جب تک یہ سلسلہ اسی اسپرٹ سے جاری رہے گا میرا خیال ہے اچھا ہوگا. اور اگر ہم باہر کی چیزوں کو لا کے وہاں وہ جو کہتے ہیں میلے کپڑے دھونا شروع کر دیں گے تو پھر وہ مذاکراتی عمل کے لیے اچھا نہیں ہوگا. یہ بڑی اہم بات آپ نے فرمائی کہ آپ لوگوں نے دونوں اطراف نے فیصلہ کیا ہے کہ کسی بھی چیز کو کان نہیں دھرے جائیں گے جو آپ کے پارٹی کے مختلف آرا رکھنے والے لوگ باتیں کر رہے ہیں اس حوالے سے. یہ بتائیے گا صدیقی صاحب کہ اب جو رہائی کی بات ہے کیا اس کے اوپر آپ چونکہ آپ نے کہا کہ یہ سیریسنس کے ساتھ آگے لے کر چل رہے ہیں, مطالبات کیوں نہیں آ رہے؟ ایک تو سر فہرست اس کا اگر آپ سے جواب ہمیں مل پائے, آپ کا اسیسمنٹ کیا ہے کہ وہ لوگ ریٹن لکھت میں مطالبات اب تک دینے سے کیوں گریزاں ہیں؟ اور نمبر 2 یہ بھی بتائیے گا کہ یہ رہائی جو ہے خان صاحب کی, کیا وہ پیوٹل مطالبہ ہے ابھی تک جو ٹاکس میں سامنے آیا ہے, جو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ یہ کریں پھر آگے کی بات کریں گے, باقی سب باتیں بعد میں ہوں گی, کیا یہ درست ہے بات؟ یہ بالکل درست ہے, 100% درست ہے. یہ پیوٹل ہے. یہ پہلی جو میٹنگ ہوئی تھی جس میں حاضری بڑی کم تھی ان کی, اس میں بھی یہ مطالبہ ہے. یعنی خان صاحب, شاہ محمود قریشی, یاسمین راشد, محمود الرشید, اعجاز چودھری, ان کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کے نام انہوں نے لیے تھے انڈیویجولز کے, اور اس کے علاوہ انہوں نے عمر چیمہ صاحب کا بھی نام آیا تھا. اور پھر یہ کہ جو ہماری پارٹی کے جو کارکن ہیں یا دوسرے لوگ ہیں ان سب کو رہا کیا جائے. سو رہائی کا مطالبہ ان کا بڑا بنیادی, اولی اور سب سے بڑی ترجیح پہ رکھا ہوا مطالبہ ہے, پہلی میٹنگ میں بھی دوسری میٹنگ میں بھی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو کمیشن بنائے جائیں 9 مئی کے حوالے سے یا 26 نومبر کے حوالے سے, تو یہ مطالبہ تو ہے. اب ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم ایک پارٹی نہیں ہیں. ہم جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں, ہم 5-6 پارٹیاں ہیں جو بیٹھی ہوئی ہیں. اب میں اگر نواز شریف صاحب یا پرائم منسٹر صاحب کے پاس جاتا ہوں کہ جی وہ یہ بات کہہ رہے ہیں, وہ یہ مطالبات کر رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے زبانی کلامی بات کرتے ہوئے میں کوئی چیز سکپ کر جاؤں یا کسی ایسی چیز پہ زیادہ سٹریس کر دوں جو ان کے نزدیک عام نہیں تھی. سوچ دا کیس ود پیپلز پارٹی, وہ بلاول صاحب کے پاس جائیں گے یا زرداری صاحب کے پاس جائیں گے تو پتہ نہیں وہ زبانی کلامی بات کیا سے کیا ہو جائے گی. ایم کیو ایم ہے, دوسری جماعتیں ہیں. تو مذاکرات جب بھی سنجیدہ ہوتے ہیں, پرپسفل ہوتے ہیں, ریزلٹ اورینٹڈ ہوتے ہیں, تو وہ ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے, اس کے اوپر وہ مذاکرات شروع ہوتے ہیں. ہماری گزارش یہ تھی پہلی میٹنگ میں, اور جس کو انہوں نے بالکل کھلے دل کے ساتھ قبول کیا اور انہوں نے حامی بھری. اور جب ہم نے مشترکہ اعلامیہ جاری کیا تو ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ بات بھی ہم اس اعلامیہ میں ڈال لیں؟ انہوں نے کہا جی ضرور ڈال لیں, کیونکہ ہم اگلی میٹنگ میں اپنے مطالبات تحریری شکل میں چارٹر آف ڈیمانڈز لے کے آئیں گے تاکہ معاملات آگے چلیں. ہم نے وہ ڈال لی. اب جب دوسری میٹنگ ہوئی ہے اور ہم توقع کر رہے تھے جی کہانی یہیں سے شروع ہوگی, ہم بیٹھیں گے, اسلام دعا ہوگی, تلاوت ہوگی, اسپیکر صاحب کہیں گے جی کہ آپ وہ لے آئے ہوں گے چارٹر تو وہ شیئر کریں. ایسا ہی ہوا, لیکن وہ چارٹر نہیں تھا ان کے پاس, ڈیمانڈز نہیں تھی ان کے پاس. انہوں نے پھر وہی زبانی چیزیں دہرائیں اور جواز یہ دیا کہ جی ہمیں مزید وقت چاہیے اپنے لیڈر سے مشاورت کرنے کا, ان سے گائیڈنس لینے کا, ہدایات لینے کا, تاکہ ہم زیادہ یقین کے ساتھ اور پر اعتماد ہو کے وہ چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کر سکیں. ہم نے اس پہ حامی بھر لی. ہم نے کہا ٹھیک ہے, آپ دوبارہ مل لیں ان سے. اور پھر ہم نے کہا جی کہ اس چارٹر کو ہم ڈال لیں, اس بات کو ڈال لیں دوسرے اعلامیے میں. انہوں نے کہا جی ضرور ڈال لیں. ہم نے ڈال لیا, وہ بھی ڈال لیا. اب 2 دفعہ یہ کمٹمنٹ ہو چکی ہے ان کی طرف سے. اب تیسری جو میٹنگ ہے وہ ہم نے کہا بے شک کل کر لیں, پرسوں کر لیں, ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جی پہلے ہماری ملاقات ہو جائے گی, ملاقات کے بعد پھر ہم اپنے چارٹر کو حتمی شکل دیں گے, اس کے بعد ہم میٹنگ کی تاریخ ہم دیں گے آپ کو. تو اب میٹنگ کی تاریخ جو ہے انہوں نے اگلے ہفتے کا ذکر کیا, جو منڈے سے شروع ہو جانا ہے. منڈے کے بعد جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے اس میں کوئی تاریخ انہوں نے ہمیں دینی ہے کہ جی آئیے ہم تیار کر کے لے آئے ہیں اور ہم بیٹھتے ہیں. تو ہم منتظر ہیں. لیکن عملاً منا جو افسوسناک پہلو ہے ساری صورتحال کا, میں اس کی ذمہ داری ان پہ ڈالوں یا خود پہ ڈالوں, اس کو چھوڑ دیں. وہ یہ ہے کہ ہم 23 نومبر کو جہاں کھڑے تھے آج بھی وہیں کھڑے. ہم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکے اور نہیں بڑھ سکیں گے جب تک ان کی تحریری چیزیں ہمارے سامنے نہیں رکھ دی جاتی.
देखिए हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम है, ये छोटी डिमांड्स नहीं है कि उनको रिहा कर दिया जाए फौरन, क्योंकि हमारी तारीख में ऐसा कम ही हुआ है कि किसी को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए वजीर आजम ने रिहा कर दिया हो। इनकी 4 साल हुकूमत रही है, इन्होंने किसी को रिहा नहीं किया है, सब अदालतों के जरिए हुए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो जितना जल्दी ये डॉक्यूमेंट लेके आएंगे इतना जल्दी हमारे लिए अच्छा होगा। हाँ ठीक है, अगर वो यकीन कर लेना चाहते हैं कि कोई ऐसी बात ना हो जो उनके लीडर के लिए काबिल कबूल ना हो, तो ये उनका इस्तेकाक है, उनको मौका दिया जा रहा है। आज मुलाकात होनी थी जो मुझे नहीं मालूम कि हो पाई या नहीं, लेकिन मंडे को हो जाएगी और मुलाकात के फौरन बाद उनको टाइम नहीं लगना चाहिए, इसलिए कि डिमांड्स तो जी डिमांड्स तो उनकी वाज़ेह हैं, उनमें कोई उलझन नहीं है। 4 या 6 लाइनें लिखनी है उन्हें और वकील उनके पास मौजूद है। वैसे आपने सर एक बड़ी अहम बात फरमाई जो कि सही आप नहीं लगनी चाहिए, सही आप कह रहे हैं, शायद हमारी रीडिंग में ये चीज़ नहीं आई, क्योंकि आपने कहा ना कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत इमरान खान साहब और दीगर की रिहाई चाहते हैं ये लोग, कि सारा अदालती प्रोसेस सेट असाइड और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। तो ये तो मतलब एक बहुत बड़ी रियायत हुई ना कि जो आपकी जमात या अगर सारी जमातें देंगे। और आपने साथ एक और बात फरमाई, आप एक तो ज़रूर आप एक रीआइटरेट करते हैं, अगर मैं दुरुस्त में अर्ज़ कर रही हूँ कि यही बात है ना, यही मेरी बात सही है कि आप कहते हैं कि वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, सारी अदालती कार्रवाई साइड में हो जाए, अलकादिर ट्रस्ट केस और उसका जो भी फैसला गालिबन आना है वो भी हट जाए और आपके एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत ये रिहाई हो जाए। एक ये प्लीज़ इसका आप मुझे रीआइटरेट कर दें इफ आई एम करेक्ट इन रीडिंग दिस। और दूसरा ये बताइएगा कि क्या ये आप ही लोग करेंगे, क्योंकि बिलावल साहब कहते हैं ना कि आप लोग सोलो फ्लाइट लेने के आदी हैं, एमक्यूएम वाले भी कहते हैं आप लोग सोलो फ्लाइट लेने के आदी हैं, लेकिन आप यकीनन आपने बहरहाल अभी गुफ्तगू में ये फरमाया कि आपको इन सब की मुशावरत के साथ चलना पड़ेगा। देखिए सोलो फ्लाइट का तासुर तो अब दूर हो जाना चाहिए। हमारी तरफ से बड़े 2 सीनियर अरकान जो हमने खुद उनसे कहा कि जी आप खुद नॉमिनेट करें, बिलावल साहब ने नॉमिनेट किए हैं, साबिक वज़ीर आज़म हैं राजा परवेज़ अशरफ साहब, नवीद कमर साहब हैं, फ़ारूक सत्तार साहब PTI की नुमाइंदगी कर रहे हैं, एजाज़ उल हक साहब हैं, अलीम खान हैं, खालिद मगसी जो हैं वो BAP की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो सोलो फ्लाइट का तासुर तो ख़त्म हो जाना चाहिए। हम जो फैसला भी करेंगे वो इत्तफ़ाक़ राय से करेंगे, एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की बात कर रही हैं ना, वो मेरे अल्फाज हैं, मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, वो इसलिए मैंने इस्तेमाल किया है कि जब आप कोई मुतालबा हुकूमत वक्त से कर रहे हों, हुकूमत वक्त को कह रहे हों जी कि फ़लाँ कैदी को या इन कैदियों को रिहा करें, तो हुकूमत वक्त के पास तो ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है सिवाय इसके कि वो कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करें। क्या वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर सकते हैं आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर, हमारे ज़ाब्तों के तहत, या ऐसी कोई पहले से मिसाल नज़ीर मौजूद है नहीं है? ये वो चीज़ें हैं ना जो उस पेपर को सामने रख के हमने अपने वकला से डिस्कस करनी। इसलिए हम कहते हैं कोई तहरीर लेके आएँ, कोई मसवदा लेके आएँ ताकि मामलात संजीदगी से आगे बढ़े। लेकिन ये कि इनको छोड़ दें, इनको रिहा कर दें, या ये सारे केसेस जाली हैं, ये ऐसी कोई नहीं। देखें ना NRO जिसको कहते हैं, जो मुशर्रफ साहब के दौर में कुछ केसेस जो थे वो ख़त्म कर दिए गए थे, दफ्तर बंद कर दिए गए थे, रिहा नहीं किया गया था किसी को उसमें भी, लेकिन वो भी चैलेंज हो गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट तो आपकी बात लेके चलूं सर, तो आप फरमा रहे हैं कि वो NRO++ मांगा जा रहा है आपसे? नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं इस तरह का कोई लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर रहा। वो अपने तौर पे, मैं अगर उनकी कुर्सी पे बैठ के देखूं तो शायद वो ये समझते हैं कि ये सारे केसेस फैब्रिकेटेड हैं, इनकी कोई बुनियाद नहीं है। जब केसेस ही फैब्रिकेटेड हैं या पुलिस की मुद्दईयत में बने हैं तो सरकार की मुद्दईयत में बने हैं। तो जब मुद्दई अपने आप को अलग कर लेगा, कहेगा जी कि मैं परसू नहीं करना चाहता इन केसेस को, तो शायद ये केसेस ख़त्म हो जाने चाहिए और रिहाई ऑटोमेटिकली उनकी हो जानी चाहिए। ये उनका नुक्ता नज़र है। उनकी कुर्सी पे बैठ के अप्रिशिएट करना चाहिए ना उनकी बात को, यकसर रद्द कर देना तो बड़ा मुश्किल है। मैं भी अगर इस कैफियत का शिकार होता तो शायद यही दलाइल देता, लेकिन अब ये है कि वो दलाइल भी दें और एक चार्टर लेके आएँ ब्लैक एंड वाइट में, हम उसे डिस्कस करें। हम बैठे किस लिए? देखें ना, अब 13-14 दिन ज़ाया हो गए ना, इसलिए कि कोई कागज नहीं है हमारे सामने जिसपे 13-14 दिन ज़ाया हो गए। बड़ी मायने की बात आपने फरमाई है, डॉक्यूमेंट करेक्ट। सर एक आखिरी सवाल की इजाजत जरूर मुझे दीजिएगा। हम वही खड़े,
جاوید لطیف صاحب جیسے اب فرما رہے ہیں، کل ہمارے پروگرام پہ ان کے ایم این اے شاہد خٹک صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ کالز آ گئی ہیں ان کا باقاعدہ، کیونکہ وقت کی قلت ہے میں آپ کو ورنہ شارٹ سناتی، انہوں نے بڑی دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ کالز آ گئی ہیں حکومت کو، اور اس وجہ سے اب آپ ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے کی آپ حیثیت میں نہیں ہیں، جیسے کہ انہوں نے کہہ دیا تھا جب وہ پی ایم تھے۔ اور جاوید لطیف صاحب بھی بالکل ملتی جلتی بات کر رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر کسی کو مقبول کہا جا رہا ہے اس کی یہی وجہ ہے کہ اداروں کے اندر بیٹھے کچھ لوگ سہولت رہیں، عالمی قوتیں بھی دباؤ بڑھا رہی ہیں، ان کو اسی لیے بے نقاب نہیں کیا جا رہا کیونکہ مالیاتی اداروں سے ڈیل کرنا ہوتی ہے، مالیاتی ادارے ان کے ہتھیار ہیں جو ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ پونم، میں آپ نے سارے سوالات جو کیے ہیں بڑے تیکھے اور تند و تیز کیے ہیں اور بغیر میری اجازت کے کیے ہیں، اور اس سوال کے لیے آپ نے میری اجازت مانگی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری جو ذاتی پوزیشن ہے کمیٹی کا رکن ہونے کے ناطے بھی، اس کا سپوکس پرسن ہونے کے ناطے بھی، میں ان تنازعات میں نہیں پڑنا چاہتا بالکل بھی۔ کوئی کیا کہہ رہا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم نے اپنی آنکھیں اپنے کان بند کر دی ہیں، باہر کیا کوئی کہہ رہا ہے ہمیں اسے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہم خلوص دل کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ، کھلے دماغ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی اگر ہمارے ساتھ آ کے بیٹھی ہے تو یہ اس کے لیے کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا، تو ایک مشکل فیصلہ کر کے وہ اگر آ کے بیٹھی ہے تو ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اس کو، اور توقع رکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کسی نہ کسی طرح آگے بڑھے۔ کیا آپ تردید کر رہے ہیں صدیقی صاحب، اگر میں یہ آپ سے عرض کر پاؤں آخری لمحات میں، آپ تردید کر رہے ہیں کہ کوئی دباؤ نہیں، کوئی کالز فی الحال آپ کی نظر میں، آپ کی نالج میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ میاں صاحب کو آئی ہوں یا پی ایم صاحب کو آئی ہوں؟ نتھنگ لائک اٹ؟ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا فیصلہ۔ دیکھیں نا، 23 اکتوبر 2023 کو میاں صاحب جب آئے تھے لندن سے تو اس وقت کس کی ٹیلی فون کال تھی کہ وہ اپنا کبوتر بھی ایک اڑائیں اور یہ بھی کہیں جی کہ میں پاسٹ کو پاسٹ سمجھتے ہوئے ایک نئی بگننگ کرنا چاہتا ہوں اور آئیے پاکستان کے مل بیٹھے۔ میاں صاحب کو کس کی کال گئی تھی؟ اور جب شہباز شریف صاحب نے اپنا حلف اٹھاتے ہوئے پہلی تقریر میں کہا تھا کہ آئیں ہم مل بیٹھ کے بات کرتے ہیں، گفت و شنید کرتے ہیں، اپنے معاملات کو ٹھیک کرتے ہیں، انہیں کس کی کال آئی تھی؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں چونکہ سینٹ کے اندر پارلیمانی پارٹی لیڈر ہوں، تو مجھے دونوں لیڈرز نے، میاں صاحب نے بھی اور وزیر اعظم نے بھی کہا جی کہ آپ وہاں بھی پیشکش کریں فارملی، اور میں نے وہاں بھی کھڑے ہو کے تقریر کی لمبی چوڑی اور پیشکش کی کہ آئیں ہم بات کریں۔ مجھے تو کسی جرنیل کا فون نہیں آیا، نہ کسی اسٹیبلشمنٹ کے رکن کا فون آیا، نہ کسی، یہ ہماری ایک سوچی سمجھی رائے ہے، ہم نے ماضی میں بھی کیے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، جو میثاق جمہوریت ہم نے کس کے جرنیل پہ کہنے پہ کیا تھا؟ یہ ہمارے خمیر کے اندر ہے کہ ڈیموکریٹک نارمز کو، جمہوری قدروں کو جمہوری انداز سے آگے بڑھایا جائے۔ یہ ہمارا پاسٹ ہے، پیپلز پارٹی کا بھی یہی پاسٹ ہے، ہر جمہوری جماعت کا یہی ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ہم آ بیٹھے ہیں تو یہ کہنا کہ جی ہمارے پیٹھ کے پیچھے کچھ چابک برسا رہا ہے اس لیے ہم آ بیٹھے ہیں، تو چلے چابک ہی برسا رہا ہے، ہم آ بیٹھے ہیں، آپ کے لیے آ بیٹھے ہیں، آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ تو بتائیں نا ہمیں۔ صحیح ہو گیا، بہت آپ نے بخوبی سر جواب فرمائے ہیں، آپ نے کہا کہ چلیں سمجھیں لیکن اس کا خیر مقدم کریں۔ بہت شکریہ فار اسپیکنگ ٹو اس ناظرین۔ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ تھے، بہت ساری باتیں انہوں نے کھل کے فرمائیں، اور بریک پہ چلتے ہیں، واپس آتے ہیں تو اپنے اب دوسرے سیگمنٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں جس میں اور مزید ایک دوسری طرف رخ کریں گے، بالخصوص خیبر پختونخوا اور معاشی معاملات بھی زیر بحث لائیں گے۔ اسٹے وتھ اس۔ ویلکم بیک ناظرین، کچھ دوسرے اطراف پر بھی رخ کرتے ہیں، اور جو بدقسمت شرپسندی کا واقعہ پھر ہم نے دیکھا آج صبح، اس کو بھی زیر غور لاتے ہیں، اس کو اسی کانٹیکسٹ میں ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کیا واقعی یہ جو ایک بہت کڑواہٹ ہے جو کہ اپوزیشن اور ٹریجری بینچز میں آ گئی ہے، کیونکہ انہی کی عکاسی اس وقت پروونشل حکومتوں میں بھی ہو رہی ہے، تو وہ اسی کی وجہ سے یہ تمام تر چیزیں ہیں کہ اس وقت ٹاکنگ ٹرمز موجود نہیں ہیں کسی بھی اطراف سے، اور یہ اس واقعے کو بھی اسی کانٹیکسٹ میں دیکھتے چلتے ہیں۔ آج صبح جو 50 مسلح شرپسندوں نے
लोअर कुरम के इलाके में बदकिस्मत हमला किया है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो भी इसमें ज़ख्मी हुए हैं। और ये एक बड़ी ज़ाहिर एक कड़ी है जो कि हम देख रहे हैं। विदाउट स्किपिंग द डिटेल्स ऑन दिस, मैं फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों का रुख करती हूँ। दो बड़ी वेल रेड ख़वातीन मुझे इस सेगमेंट में ज्वाइन करती हैं। डॉक्टर शहजरा मनसब हमारे साथ हैं, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वेरी वार्म वेलकम। और मेहरबानों कुरैशी साहिबा नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्टॉलवर्ट हमें ज्वाइन करती हैं तमाम तर बहस में। आपको भी बहुत खुशामदीद मेहरबानों साहिबा। आप बड़ी एक अहम बात है, आई थिंक बोथ द लेडीज़ विल बेयर विद दिस, कि अभी इस वक्त जो हालात हैं, यकीनन हमारा मुल्क तो इन चीज़ों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और ऐसे में मेहरबानों साहिबा, इफ़ आई मे नो फ्रॉम यू फर्स्ट, कि अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बताया है, उन्होंने ट्वीट किया कल गालिबन, उन्होंने कहा कि जो आपकी सिविल नाफरमानी की कॉल है, ये तो तमाम तर चीज़ों में एक जिसे कहते हैं ना जलती में तेल का काम कर रहे हैं। और इस वक्त हम क्या इस चीज़ के मुतहम्मिल हो सकते हैं आपके अपने ऑनेस्ट असेसमेंट में? क्योंकि दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि कोई ख़ास ओवरसीज़ पाकिस्तानी कान नहीं धर रहा है आपकी इस कॉल में, रेमिटेंसेस तो उल्टा बढ़ते चले जा रहे हैं विद द पैसेज ऑफ एवरी मंथ, उसमें सिर्फ इजाफा ही रिकॉर्ड हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मोना। जी, सबसे पहले जहाँ तक रेमिटेंसेस का सवाल है या सिविल नाफरमानी का सवाल है, तो देखिए आप अगर तारीख पढ़ें, आपने कहाँ कहाँ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स देखी, वहाँ जब बाकी सब दरवाजे बंद हो गए थे, तो ये एक पुरअमन एहतजाज करने का एक तरीका भी होता है और एक आखिरी तरीका होता है जब बाकी सब एवेन्यूज आपके लिए बंद कर दिए जाएं। जिस तरह के अदालतें, उनका जो निज़ाम है जुडिशरी का, एक इंसाफ का निज़ाम, उसको मफलूज कर दिया गया है। उसके बाद सड़कों पे अगर अब लोग अपना आईनी हक इस्तेमाल करते हुए एहतजाज करने निकलें तो उन पे गोलियां बरसाई जाती हैं, शहादतें होती हैं। इंटरनेट वही है जिसके ऊपर बंदिश है, जो प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के वो VPN के बगैर इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। टेलीविजन के ऊपर भी काफ़ी हद तक सेंसरशिप है, कुछ चीज़ें आप नहीं कह सकते, अगर कहते भी हैं तो उसकी रेपरकशंस भी होती हैं। लोगों के घरों पे रेड्स भी होते हैं, लोग उठाए भी जाते हैं, धमकाए भी जाते हैं। तो इस सब को मद्देनजर रखते हुए एक क्या आखिरी तरीका रह गया है पाकिस्तानी अवाम के पास कि वो अपना डिस्प्लेजर, अपना गुस्सा किस तरह दिखाएं और अपनी मांगे किस तरह आगे रखें रियासत के, कि उनको सुनना पड़े। जहां तक रेमिटेंसेस के बढ़ने या ना बढ़ने का सवाल है, देखिए वो कहते हैं 20 या 21% से रेमिटेंसेस बढ़ी हैं। असल में रेमिटेंसेस नहीं बढ़ी हैं, इससे कहीं ज्यादा लोग जो हैं वो पिछले, आपने देखा 2 सालों में कितने लोग पाकिस्तान छोड़कर बाहर गए। वो जब लोग जो बाहर गए हैं नौकरियों की तलाश में, बेहतर जिंदगी की तलाश में, तो उनके घर वाले तो फिर भी पाकिस्तान हैं, वो उनको पैसे भेजते हैं। इसलिए हमने एक इंक्रीज देखा होगा, बिकॉज देयर हैज बीन एन इंक्रीज ऑफ पीपल माइग्रेटिंग आउट ऑफ पाकिस्तान। मगर जहां पर तक तरसीलात का सवाल है, तो स्टेट बैंक के अपने स्टेटिस्टिक्स हैं, दिसंबर के महीने में $400 मिलियन की कमी आई है रेमिटेंसेस में। और अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल कॉल जो है इनको बंद करने की या ओवरसीज पाकिस्तानी को कुर्बानी देने की, वो नहीं गई थी। तो ख्वाजा साहब की खुश फहमी है। आपने कहा अभी ऑफिशियल कॉल नहीं गई थी, उसके बावजूद कमी आ गई है, लेकिन ये आपने कहा ना तमाम तर दरवाजे बंद हो गए, लेकिन मेहर साहिबा वो कहते हैं इतना बड़ा दरवाजा तो मुज़ाकराती कमेटी का है और उस पार्लिमानी कमरे का है, वहां पर आपके तमाम तर जो लीडरशिप है जो अभी मुज़ाकरात में इन्वॉल्व हैं, वो तो आपको एट द वेरी हाईएस्ट लेवल, आपको हुकूमत की तमाम तर जमातें, कोalition जमातें, हुकूमती जमात, सब लोग आपके साथ बैठे हैं। तो ये दरवाजे बंद तो नहीं है, तो ऐसा लगता है दरवाजे आपके लिए लाइक नेवर बिफोर उस तरह से खुल गए हैं। और क्यों खुला मोना? जब खान साहब ने ये धमकी दी, जब उन्होंने कहा कि ये मेरा आखिरी मूव होगा अगर आपने चीजों को बेहतरी की तरफ ना लेके गए, अगर आप चाहते हैं चीजें बेहतरी की तरफ जाएं तो आए बातचीत करते हैं। जो 26 नवंबर को सानिया हुआ उसके ऊपर जुडिशल कमीशन कायम करें, हमारे शोहदा को इंसाफ दें। 9 मई का जो एक मन घड़त बयानिया बनाया गया है उसके ऊपर भी कमीशन कायम करें, क्योंकि ये 9 मई वही है कि जिसमें बेगुनाह लोगों को एक गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से सजाएं दी गई मिलिट्री कोर्ट्स में, जो कि सिविलियंस की मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकती है। इसके ऊपर द जूरी इज स्टिल आउट ऑन दैट। अगर आप आइन पढ़ें, शिक 9, 10A, 175, इन तीनों को इकट्ठे पढ़ें तो आपको यही समझ आएगी कि शहरियों की, सिटीजन्स की, सिविलियंस की मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकती है। तो ये सब देखते हुए और जब हमने कॉल दी कि हम ये करने जा सकते हैं, तो फिर ही हुकूमत थोड़ी सीरियस हुई। अच्छा, तब सीरियस हुए, वरना इन्होंने जरा बात हुई थी।
डॉक्टर शेजरा, आपने सुना, वो कहती हैं कि सीरियसनेस ही तब आई है जब उन्होंने कहा कि एज अ लास्ट रिजॉर्ट हम सिविल नाफरमानी और रेमिटेंसेस के रोकने की कॉल दे रहे हैं, वरना आपकी हुकूमत ने कोई चारा नहीं छोड़ा था। और मेहर साहिबा फरमाती हैं कि जो रेमिटेंसेस में अगर कोई इजाफा भी हुआ है तो वो इसलिए कि गुज़िश्ता 2 साल में आपके गवर्नमेंट के होते हुए यहाँ से लोग बाकायदा बेचारे भाग गए, बाहर बैरून मुल्क चले गए। जी बहुत शुक्रिया मोना। देखिए बात यह है कि क्योंकि इस वक्त मुज़ाकरात जारी हैं और आफ्टर लॉन्ग टाइम, जबकि पीटीआई कहती रही कि उन्होंने किसी सियासी जमात के साथ, सियासी क़ुव्वतों के साथ बातचीत नहीं करनी और वो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करना चाहते हैं, एनआरओ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वहां से इनको बार बार साफ जवाब मिलता रहा कि एस्टैब्लिशमेंट वाज नॉट रेडी फॉर एनी टॉक्स विद पीटीआई। तो आफ्टर दैट काफी बारहा इस कोशिश के बाद फिर इन्होंने एक और स्ट्रैटेजी की कि बार बार इस्लामाबाद पे हमले शुरू कर दिए। ये मैं नहीं कह रही, कि इनके अपने सीएम जो केपी के हैं गंडापुर साहब, उनकी लैंग्वेज में यूज कर रही हूँ कि वो बार बार कहते थे कि हम इस्लामाबाद आएंगे, हम यलगार करें, हम जेलें तोड़ देंगे, हम हथियार लेके आएंगे, और उन्होंने अपनी पूरी रिसोर्सेज यूज की, गवर्नमेंट की सरकारी रिसोर्सेज यूज की, और उन्होंने बारहा ये ट्राई भी किया। फिर ये हुआ कि वो खुद केपी से लोग लेके तो आ जाते थे, बाकी प्रोविंसेस से तो लोगों ने आना बिल्कुल मुनासिब नहीं समझा, बिकॉज लोग देख रहे हैं किस तरीके से तमाम इकोनॉमिक जो चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, काम हो रहे हैं बाकी प्रोविंसेस में, लेकिन केपी के जब लोग आते भी थे तो वो बेचारे मिडिल में छोड़ के उनको तो जो जितनी भी लीडरशिप थी वो भाग जाती थी। उसके बाद फाइनली इन्होंने ये सोचा कि हम मुज़ाकरात करें, बिकॉज अब मुज़ाकरात अंडरवे हैं। तो मैं नहीं चाहती कि मुनासिब है कि हम टीवी टॉक शोज पे बैठ के एक दूसरे के ऊपर इस तरह की बातें करें या वो बातें याद कराएं कि किस तरीके से आज तक पीटीआई ने जितने भी इक़दाम किए हैं वो सब रियासत मुखालिफ और मुल्क मुखालिफ रहे। चाहे वो IMF को खत लिखवाना था अपने वज़रा से कि IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए ना लाए, चाहे IMF के सामने धरने दलवाने थे, चाहे उन्होंने डिफरेंट जब कोई बाहर से वफूद आए उनके सामने कहना कि हमने आज ही एहतजाज करना। SCO का यहाँ पे जब इजलास हुआ, बहुत अहम एक लैंडमार्क था पाकिस्तान के लिए, बिकॉज बहुत सालों के बाद ये हो रहा था, तभी भी कहा कि इसी दफा हमने एहतजाज करना है। तो इस तरह की जो इक़दाम थे वो, बट शेजरा साहिबा, ये दिस ब्रिंग्स मी टू द काउंटर क्वेश्चन ऑन दिस, कि वो कहते हैं कि ये इतने खराब लोग हैं, इन्होंने हमेशा मुल्क मुखालिफ जो है वो हरकत की हैं, जैसे आप भी गिनवा रही हैं, तो वो कहते हैं इन लोगों से आप मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये तो मतलब अगर ये इतने खराब हैं तो इनके लिए तो सिर्फ आप सजा ही सजा और सिवियर पनिशमेंट, आपको ये तमाम चीजें करनी चाहिए। उनकी रीडिंग ये है कि वो उनमें कोई ना कोई सियासी दम खम है, उसी वजह से तो आप लोग आमादा हुए विद यू नो फॉर टू नेगोशिएट विद पीपल एज सच, जो कि आपके अपने व्यू में इतने खराब है। 9 मई का जो वाकया था उसको तो इन्होंने खुद रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डाल दिया, इनके अपने लीडर्स ने भी और वर्कर्स ने, अपने बयानात को भी, अपनी वीडियोस को भी, और जो नुकसान ये कर रहे थे, आग जला रहे थे, शुहदा के मुजस्समे मस्मार कर रहे थे, एवरीथिंग इज देयर ऑन रिकॉर्ड बाय देमसेल्व्स। उसकी तो कोई और उसकी हमें जरूरत नहीं है। उसके बाद मैंने जैसे कहा कि बारहा यलगारे करते रहे, ये सारी चीजें होती रही। हमारी जो हुकूमत और हुकूमती पार्टी है, हमने So is it a good idea to negotiate with people as such, जो लोग इतना खराब हैं, जो लोग, मैं आपसे अर्ज कर रही हूँ, because it is a party, ये एक सियासी पार्टी है, इवन दो कि 2018 में ये पाकिस्तान के बदतरीन इलेक्शन रिग करके ये आए, लेकिन ये आ गए। उस वक्त भी तमाम बाकी सियासी पार्टीज ने ये डिसाइड किया कि अभी आ गए, जिस तरह भी आए हैं, लेकिन पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट पे बैठ के हमें सही हो गया, यानी कि पार्टी है, उसका जो स्टेटस है एज अ पार्टी वो तो है ना, तो इसलिए आपको मजबूरी में बस कबूल किया हुआ है, लाइक अ बिटर पिल। अभी भी हम होना यही समझते हैं, whether they are in the government or the opposition, सियासी कुव्वतें आपस में बातचीत करेंगी तो ही मुल्क में भी इतना काम आएगा। कड़वी गोली ना, कड़वी गोली। ठीक है मेहर साहिबा, आपने सुना इतनी तमाम तर हरकत के बावजूद वो इतनी डेमोक्रेटिक पार्टी है कि उन्होंने फिर भी आपकी प्रेजेंस तो मानी है ना कि आप पार्टी हैं, तो इसलिए वो आपसे बात कर रहे हैं।
फिर दूसरी बात ये कि आई थिंक आप लोग क्या शायद, क्योंकि आप लोगों ने वैसे रिटन मुतालबात अपने दिए नहीं है, लेकिन हमने रिपोर्ट्स ये सुनी है कि आप ये जो कह रहे थे ना कि मैंडेट वापस करें 2024 का, आपकी एक डिमांड थी, ये आप लोग इससे खुद पीछे हट गए, तो ये आपकी भी तो वीकनेस एक बहुत बड़ी रिफ्लेक्ट नहीं करती ये बात, अगर ये दुरुस्त है? ये दुरुस्त नहीं है, मगर माशाअल्लाह सिर्फ कह सकती हूँ डॉक्टर साहिबा की गुफ्तगू सुनकर अच्छा किया कि आज इन्होंने तस्लीम तो किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना सिर्फ एक बहुत बड़ी सियासी जमात है, वो आपकी सियासत की एक रियलिटी है, जिसको पहले ये दहशतगर्द बुलाते थे, एक इंतशारी टोले का नाम देते थे, आज उसको सियासी जमात तस्लीम कर रहे हैं। ना सिर्फ तस्लीम कर रहे हैं, मगर इनको दिल में ये भी पता है कि ये पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन और सबसे बड़ी जमात है। उसके बाद जहां तक ये इलेक्शंस और चीजों की बात कर रही हैं, देखिए इस मुल्क में अगर किसी ने हमला किया है ना पाकिस्तान की जमहूरियत पे, तो वो ये पीडीएम के नमूने हैं। इन्होंने जिस तरह वोट का तकद्दुस पामाल किया, उसकी पाकिस्तान की तारीख में क्या दुनिया की तारीख में मिसाल नहीं मिलती है कि किस तरह ढिठाई से 17 सीटें जीतने वाली जमात आज हुकूमत बनाकर बैठी है और इस तरह बराजमान है कि जैसे इनका हक हो। इनका कोई हक नहीं, ये पार्लियामेंट लेजिटिमेट नहीं, हुकूमत लेजिटिमेट नहीं, मगर क्योंकि पाकिस्तान को मुज़ाकरात की जरूरत है तो हमने अपने इंटरेस्ट को साइड पर रखकर हम इनके साथ नेक नियति के साथ बड़े दिल के साथ आए हैं मुज़ाकरात करने, क्योंकि हम पाकिस्तान में बेहतरी चाहते हैं। उसके बाद भी अगर ये वही 9 मई का बयानिया जिसका ये हवाला देते हैं, 9 मई तो वही है ना कि जिसके बाद इलेक्शंस हुए और पाकिस्तान की आवाम ने इनका झूठा बयानिया मुस्तरद किया। मेहर साहिबा, मेरा अर्ज ये है, जो मैंने जैसे काउंटर सवाल किया शेजरा साहिबा से, उन्हीं के उससे डिराइव करते हुए स्टेटमेंट से, वैसे ये काउंटर सवाल फिर आपसे भी तो बनता है जो महमूद अचकज़ई साहब भी आपसे करते हैं कि अगर ये इतने इलेजिटिमेट हैं एज अ गवर्नमेंट, आप इनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा है कि ये जो 20 दिन के अंदर अंदर आप लोग आमादा हो गए इनके साथ बैठने पे, जो आप पहले कभी भी नहीं थे, इसके पसे पर्दा बड़ी सारी चीजें हैं जो कि आप लोग जिसकी वजह से मजबूर हो गए हैं, जो कि आपको प्रोबेबली एज अ राइटिंग ऑन द वॉल नजर आ रहा है कि आपके खिलाफ कुछ सेंटेंसेस आने वाले हैं और अलकादिर ट्रस्ट का भी फैसला इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। नॉट एट ऑल मोना, हम किन फैसलों से डरे हैं? हमें तो मालूम है कि ये जो व्हाट्सएप जजमेंट्स आ रही हैं, ये जब खुली अदालतों में जाएंगी तो ये सब जमीन बोस हो जाएंगी, तो हमें तो किसी चीज का खौफ नहीं है। बहरहाल अगर किसी को जबरदस्ती कोई मुज़ाकरात की मेज पर आया है तो वो ये पीडीएम की जमातें हैं, जो आज भी आप इनके अगर सुने इनके स्टेटमेंट्स और इनके रवैये, इनके पार्टी के जो स्टॉलवर्ड्स हैं इंक्लूडिंग ख्वाजा आसिफ, जिस तरह की ये गुफ्तगू करते हैं, तो उससे तो साफ यही जाहिर होता है कि ये मुज़ाकरात में नहीं बैठना चाहते। ये चाहते किसने बिठा दिया जबरदस्ती? मुस्बत नतीजा आए। आप इन्हीं से पूछिए जिनको हम कहते थे कि जिनके पास इख्तियार है, जिनकी ये बातें सुनते हैं, जिन्होंने इनको इलेक्शन जिताए हैं, जिन्होंने इस वक्त इनको हुकूमत में बिठाया है, उन्हीं ने इनको हुक्म दिया है, तो आज ये अच्छे बच्चे बन के टेबल पर बैठ गए हैं। तो मेहर साहिबा, उनको वो लोग क्यों हुक्म दे रहे हैं इन लोगों को? क्योंकि वो लोग भी तो आप फरमाते हैं ना कि क्योंकि पाकिस्तान की जो इस वक्त आपके जमीनी हकाइक हैं, जो सूरत हाल है, वो किसी के हाथ में नहीं है और चीजें खराबी की तरफ जा सकती हैं। हमें इन चीजों को कंट्रोल करना होगा, हमें एक मुस्बत माहौल पैदा करना होगा कि जिससे हम पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट है उनको अव्वल रखें। पाकिस्तान में आपने देखा है दहशतगर्दी की लहर जो है वो फिर जोर पकड़ रही है। जी, और यही आप पे बहुत बड़ी एक्यूजेशन भी आ रही है। अज़मा साहिबा ने कहा है आप लोगों को वहां की कोई परवाही नहीं है, आप यू हैव लॉस्ट योर रिट कंप्लीटली ओवर द प्रोविंस यू आर रूलिंग। एब्सोल्युटली नॉट। वहां पर अगर 80 दिनों के बाद जो रोड ब्लॉक्स रिमूव हुए, 50 नशिस्तों के बाद एक जिरगे की अमन कायम हुआ, आज जो वाकया हुआ है वो बड़ा अफसोसनाक है। मगर मैं उस वाकये को जिस नजर से देखती हूँ तो वो है कि वो जो 50 नशिस्तें होने के बाद एक सदियों पुराना जो एक लड़ाई थी वो खत्म की गई, ये उस पीस को डिस्ट्रक्ट करने के लिए हो रहा है। स्पॉयलर्स तो हमेशा हर जगह होते हैं, हम सबको इस जी शेजरा साहिबा, ये आपके पार्टी पे ये एक बहुत एलिगेशन है कि आप लोग जो एक स्पॉयलर्स हैं उनको आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं और उनकी जो काविशें हैं जिसकी वजह से वो कहते हैं कि अभी भी इतना प्रॉब्लमैटिक एरिया हम लोगों ने अंडर कंट्रोल किया है, उसको आप सराहने से बिल्कुल आ रही हैं। देखिए, आज जो वाकया हुआ उसकी तो सब मजम्मत करते हैं और बहुत ही इस तरह का काबिल मजम्मत वाकया है। और बहुत एफर्ट करने के बाद जब जिरगे ने डिसाइड कर लिया, सब उस वक्त कौम देख रही थी, तमाम लोग देख रहे थे कि वहां पे बहुत मसले पड़ गए थे आम लोगों के लिए। उनके लिए ना दवाइयां मुयस्सर थी, ना रोजमर्रा की अशिया उनके पास थी। फाइनली
جب یہ ہوا تو ایوریبڈی فیلٹ کہ ایک شکر کا کلمہ پڑا کہ آپس میں بیٹھ کے مذاکرات کے تھرو ایک فائنل اس پہ پہنچے ہیں. لیکن آج پھر ایک ایسا حملہ ہو گیا جس سے اس کو انڈرمائن کر دیا گیا, سابوٹاج کر دیا گیا. اور یہ کہا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بھی کہ یہ کون سی ملک دشمن عناصر ہیں جو ایسا کر رہے ہیں. Having said that, I must say کہ جب سے یہ واقعہ شروع ہوا ہے وہ تھرو آؤٹ ہم لوگ یہ کہتے رہے کہ جو اس صوبے کی حکومت ہے اس کو سب سے زیادہ توجہ اس چیز پہ دینی چاہیے. دیکھیے جہاں تک پاکستان آرمی کا سوال ہے وہ تو دن رات قربانیاں دے رہے ہیں, شہادتیں دے رہے ہیں, بارڈرز کو کنٹرول کر رہے ہیں. لیکن یہ معاملہ جو تھا اس میں گنڈا پور صاحب جو ان کے چیف منسٹر, اس کی بجائے کہ اس کی طرف توجہ دیتے وہ بار بار اسلام آباد پہ الغار کر رہے تھے, بار بار. بہت دلچسپ یہ بات ہے اور ہم چاہتے بھی ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ گفتگو شنید ہو انشاءاللہ سم ادر ٹائم. تھینک یو ٹو دی لیڈیز. اللہ حافظ.